Hello everyone. I hope you are doing well. तो वैसे तो आज 20 अक्टूबर है, लेकिन 19 अक्टूबर का न्यूज़ पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ क्या है? यूएस ने चार्जेज लगा दी हैं। यूएस चार्जेज इंडियन सिटीजन इन पन्नू मर्डर प्लॉट। पन्नू का जो मर्डर हुआ था ना, उसमें मतलब जो पन्नू है, उनके मर्डर की जो कोशिश हुई थी, उसमें विकास यादव नाम के एक हैं इंडियन सिटीजन, उसके ऊपर चार्ज लगाए हैं। तो मर्डर फॉर हायर प्लॉट की, पन्नू का मर्डर कर दो, विकास यादव ने किसी को सुपारी दी है, तो विकास यादव के ऊपर ये सब लगा है। अलोंग विद निखिल गुप्ता, कोई निखिल गुप्ता है। इंडिया की जो टीम है, प्रोब प्रोब का मतलब जांच करेगी, जो इंडियन प्रोब टीम, जांच करने वाली जो टीम है, उन्होंने वॉशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए की कैपिटल है, वहां उन्होंने क्या किया, जब गई तो उन्होंने बोला ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ इसका कोई लिंकेज नहीं। जो पन्नू है वो कौन है? वो है प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट, जिसका एक ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस, जिसका नाम है गुरु पतवंत सिंह पन्नू। न्यूयॉर्क लास्ट लास्ट ठीक है। इंडिया ने उसको एक टेररिस्ट और मतलब डिक्लेयर किए रखा है, और वो यूएस ने उसको सिटीजनशिप दे रखी है, पन्नू। ठीक है। तो जो मिस्टर यादव है, विकास यादव, उसको क्या आइडेंटिफाई किया गया? CC1 ओरिजिनल इंडिक्टमेंट रिलेटेड टू द मर्डर फॉर हायर फाइल्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। एक और सिटीजन है निखिल गुप्ता, कि जो ये निखिल गुप्ता है और विकास है, ये दोनों मिलके पन्नू को मर्डर के लिए किसी को सुपारी दे। ठीक है। और निखिल गुप्ता को तो पकड़ भी लिया गया, अरेस्ट हो चुके हैं वो। कहाँ? कैज रिपब्लिक में। तो उसी वजह से पन्नू किल हुआ। तो जो चार्जेज हैं वो इसके अगेंस्ट यूएस ने लगाए हैं। एफबीआई क्या? जैसे इंडिया की सीबीआई है ना, से वहाँ की एफबीआई एजेंसी इन्वेस्टिगेटिंग। तो ये बात थी टोटल। यूएस, तो यूनाइटेड स्टेट की बात हुई है, तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं यूएस के बारे में। मैप देख लेते हैं यूएस से। ये यूएस से है, यूनाइटेड स्टेट। ये मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ऊपर कनाडा है। इसके इधर साइड, लेफ्ट साइड में पैसिफिक ओशन है, और राइट साइड में क्या है? अटलांटिक ओशन है। इसकी ये कैपिटल है, इसकी ईस्टर्न साइड है वॉशिंगटन डीसी। तो ये भी यूएस ही है। अलास्का है, जो यूएसए ने रशिया से खरीदा था, तो अलास्का जो है वो भी यूएसए का ही पार्ट है। और ये कनाडा है। तो ये सारी चीजें हैं। ये अलग अलग इसके स्टेट हैं यूएसए के। तो आइए वापिस से चलते हैं। रो ओवर स्टेट एंथम सेट ऑफ स्पार्क बिटवीन तमिलनाडु गवर्नर एंड सीएम। अब तमिलनाडु गवर्नर, गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो ये सेंटर का ही एजेंट माना जाता है। RN रवि तमिलनाडु के गवर्नर हैं, और सीएम इलेक्टेड होते हैं। तो अब मतलब इनके बीच में टसल चलती रहती है। क्यों? टसल का मतलब क्या होता है? तनाव, आपस में तनाव होना। तो गवर्नर, जो कुछ लॉफुल लूफॉल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नर सोचते हैं कि वो, ये गवर्नर हैं, उनका यूज करके जो
स्टेट गवर्नमेंट है उनको ज़्यादा प्रेशराइज किया जाए, बिकॉज अल्टीमेटली वो सेंटर की सलाह पे ही काम करते हैं। ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला है, जो तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन, कौन है तमिलनाडु के सीएम? एम के स्टालिन। कि वो क्या कर रहे हैं, एम के स्टालिन जो गवर्नर हैं आर एन रवि, उनको बोल रहे हैं कि उन्होंने, सीएम ने उनके अगेंस्ट एक रेसिस्ट रिमार्क किया कि वो गवर्नर है या आर्यन है। ठीक है। तो यहाँ से हम गवर्नर के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, गवर्नर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है यूपीएससी की मेंस के परस्पेक्टिव से। तो वो देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है गवर्नर के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन आर्टिकल 153 से 162 के बीच में है। ठीक है। तो अभी कुछ मतलब कि वो देख लेते हैं इसके लिए रिकमेंडेशन। एस आर बोमाई केस 1994 में आया, उन्होंने भी सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन को ही फॉलो किया। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो मतलब सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी implied a virtual impossibility, not a mere difficulty in carrying out governance in a state। और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो एक वर्चुअल इम्पॉसिबिलिटी दिखती है, ना कि डिफिकल्टी। ठीक है। एक नबाम राबिया जजमेंट 2016 में उन्होंने क्या बोला था कि जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग वो क्या है, लिमिटेड है। और जो उसका चॉइस ऑफ एक्शन है वो क्या होनी चाहिए, अर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एआरसी ने भी रिकमेंड किया था प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग जो गवर्नर की जो रिपोर्ट है वो क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव। राजमन्नार कमेटी 1971 ने रिकमेंड किया था कि आर्टिकल 356 और 357 को डिलीट कर देना चाहिए। और राजमन्नार कमेटी ने यह भी बोला था कि गवर्नर को खुद सेंटर का एजेंट नहीं समझना चाहिए। सरकारिया कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था कि जो आर्टिकल 356 है यानी स्टेट इमरजेंसी और अरेस्ट केस में यूज होना चाहिए। चलैया कमीशन ने क्या बोला था, लास्ट रिजोर्ट की फॉर्म में आर्टिकल 356 यूज होना चाहिए। पंसी कमीशन ने क्या बोला था, आर्टिकल 356 जो और 355 और 6 हैं वो क्या होने चाहिए, अमेंड होने चाहिए। तो ये सारे आर्टिकल हैं जो कि गवर्नर के बारे में बात करते हैं और केस लॉज है। ठीक है। उसके बाद ये कौन सी लेक है, डल लेक। कहाँ है डल लेक, बताओ। डल लेक है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में और क्या क्या है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जम्मू कश्मीर में अभी वो देखेंगे। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। वहाँ पे मेजर फोना कश्मीरी स्टैग जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मस्क डियर जो कि एंडेंजर्ड है वो मिलते हैं। सलीम अली, सलीम अली वही है नेशनल पार्क है। वो कौन था सलीम अली, वैसे इंडियन ऑर्थोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने बर्ड के ऊपर सर्वे कंडक्ट किया था स्टार्टिंग में। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और भरतपुर बर्ड सेंचुरी में उनका काफी इंपॉर्टेंट योगदान है। डंचीगम नेशनल पार्क भी कहाँ है,
जम्मू एंड कश्मीर में, वहां भी कश्मीरी टैग मिलता है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड और मस्ट डियर का एंडेंजर्ड। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है, वो भी कश्मीर में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुलमर्ग, गुलमर्ग तो जगह ही है वहां पे। हीरापोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होकेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आया था पेपर में, होकेरा वेटलैंड। तो ये भी कहाँ है, रामसर साइट है। हाँ, झेलम बेसिन पे है। और मेरा ये रॉन्ग हुआ था। नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी जम्मू कश्मीर में है। ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डंसीगम नेशनल पार्क के ईस्ट में है ये। राजपरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामनगर, सूरीसर, मानसर, त्राल, तो ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे। तो ये सारा उनका मैप है। मैप में देखे तो जैसे ये सलीम अली नेशनल पार्क है, ये डंसीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, ये हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस कहाँ है, उत्तराखंड में है। हेमिस तो उत्तराखंड में था, ठीक है। तो लद्दाख में होगा शायद हेमिस। तो इस तरह से हमने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में जो जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क हैं, वो हमने देखे। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, हाँ। आगे चलते हैं। टॉक्सिसिटी, माइंड ऑफ स्टेट, वही है तमिलनाडु के गवर्नर, वो हमने पढ़ ली न्यूज। पार्ट 6 में आते हैं गवर्नर। एयर पोल्यूशन 8 टाइम WHO की जो लिमिट होती है ना, उससे 8 गुना ज्यादा बढ़ गया हुआ। कहाँ पे, दिल्ली में। तो दिल्ली वाले लोग थोड़े से अलर्ट रहे ना एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन फ्राइडे को 8 टाइम्स ज्यादा है जो सेफ लिमिट होती है उससे। तो WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दिल्ली गवर्नमेंट काफी काम भी कर रही है, वेरी पुअर की क्वालिटी में आती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे PM2.5 है, ये एक टॉक्सिक पोल्यूटेंट है जो कि 117.1 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था 3 PM पे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फिर से आ गया, ठीक है। 15 माइक्रोग्राम है पर क्यूबिक मीटर 24 आवर के पीरियड के लिए, जबकि ये कितना था, 117 8 10, ठीक है। उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 था, जो कि वेरी पुअर था। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फिर से आ रहा है, हमने इसके बारे में देख रखा है ना काफी। तो यही है, एयर पोल्यूशन के बारे में WHO ने बताया। WHO के बारे में देख लेते हैं, कई दिन हो गए। WHO, WHO का एस्टेब्लिश हुई थी 1948 में। कब, 1948 में, ठीक है। तो इसका काम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल हेल्थ को रेगुलेट करना, कवर करना, ठीक है। WHO में 194 मेंबर है। एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है जो इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जिसमें जो सभी मेंबर ऑल स्टेट से हैं। एक इसका सेक्रेटरीट होता है जो कैरिंग आउट करता है पॉलिसीज और डिसीजन को। डायरेक्टर जनरल जो कि सपोर्ट किया जाता है सीनियर मैनेजमेंट की टीम के द्वारा। रीजनल ऑफिसेज होते हैं इसके अलग अलग, ठीक है, मीटिंग्स होती हैं। तो ये सारा है, हेल्थ गवर्नेंस के बारे में बात करती है।
कंट्रीब्यूशन क्या कह रहा है ग्लोबल हेल्थ के लिए? डिजीज इरेडिकेशन। स्मॉल पॉक्स एक बीमारी होती थी जो कि वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दी गई 1980 में। पोलियो, पोलियो में भी WHO का की योगदान रहा है, 99% रिड्यूस कर। जो कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे मलेरिया, टीबी, HIV, इनमें भी इसका काफी रिडक्शन में योगदान रहा है, काफी इम्प्रूवमेंट किया है इन्होंने। एक स्ट्रेटजी है दी WHO इंडिया कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रेटजी 2019 टू 23, ए टाइम ऑफ ट्रांजिशन रोड मैप, हेल्थ सेक्टर के जो गोल हैं उनको अचीव करने के लिए। ठीक है। WHO टाइमली अपडेट्स प्रोवाइड करवाती है, कोविड-19 के लिए इन्होंने काफी ज्यादा काम किया। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं WHO के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज कर दिया हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस रीट पढ़ लेते हैं आज। हैबियस कॉर्पस क्या है? एक रीट है। रीट कहाँ से ली गई है? रिट्स ली गई है कहाँ से? हम्म, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन से। ठीक है। रिट जुरिडिक्शन किसका ज्यादा है? सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का? बताओ। सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट का, क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा बाकी अदर राइट के लिए भी रिट इश्यू कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बस फंडामेंटल राइट के द्वारा के लिए इश्यू कर सकता है रिट। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कौन रिट इश्यू करता है? सुप्रीम कोर्ट। और 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट। तो यूके से ली गई है रिट। उनको वहां बोला जाता है यूके में प्रेरोगेटिव रिट। एक एप्लीकेशन ही होती है, कोई भी लिख के रिट लगा सकता है कि ऐसे ऐसे हुआ सुप्रीम कोर्ट में। अगर फंडामेंटल देखो, ये इंपॉर्टेंट है। 5 टाइप की रिट होती है: हैबियस कॉर्पस, सर्टेरिजी, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, को वारंटो। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर मान लो पुलिस ने कोई इंसान पकड़ लिया, तो जिसने क्राइम किया था ये वही है या कोई दूसरा है? वही इंसान लेके आना है। अगर किसी और ने कोर को ले आए तो इसका मतलब क्या है? इसकी हैबियस कॉर्पस का क्या हुआ है? उसका क्या हुआ है? हैबियस कॉर्पस वायलेट हुई है। तो इसलिए इस रिट को बोला जाता है इंडिविजुअल की लिबर्टी, बुलवॉर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन। ऐसे तो किसी को भी पकड़ के ले आएगी पुलिस नहीं। तो हैबियस कॉर्पस काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बुलवॉर्क ऑफ इंडियन लिबर्टी बोला जाता है। ये जो अकेली ऐसी रिट है जो पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, लेकिन ये 4 केस में इशू नहीं की जा सकती: जब डिटेंशन लॉफुल हो, जब जो प्रोसीडिंग है कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए हो, या कोर्ट डिटेंशन है वो कंपेटेंट कोर्ट के द्वारा हो, या डिटेंशन आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट रिट है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? मैंडेट, कमांड की, डिसीजन जैसे। लिटरल मीनिंग होता है इसका वी कमांड, हम कमांड करते हैं। मान लो किसी ने काम करने से मना कर दिया, वो कोई गवर्नमेंट जॉब पे है या कोई भी अथॉरिटी है, पब्लिक ऑफिस है, मान लो ट्राइब्यूनल है कोई, वो अपना काम नहीं कर रहा, तो जो उससे ऊपर का कोर्ट है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसको क्या कर सकता है? कमांड दे सकता है कि काम करो, अपनी ड्यूटी करो, आप अपनी ड्यूटी करने में फेल हो रहे हो। ठीक है। दिस इज मीन्स मैंडेमस। ये जो रिट है सिर्फ पब्लिक ऑफिस, पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, इन सब के लिए इशू की जा सकती है। ये रिट इशू नहीं की जा सकती किसके लिए? प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए। याद रखना, प्राइवेट के लिए सिर्फ एक इशू की जा सकती है, वो है हैबियस कॉर्पस।
डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दैट डज नॉट पोजेस स्टेटूटरी फोर्स, इसमें स्टेटूटरी फोर्स नहीं होती, यानी कि डिपार्टमेंट से अगर रिस्ट्रिक्शन मिल रही है इंस्ट्रक्शन तो वो फॉलो करनी पड़ेंगी। जब ड्यूटी डिस्क्रिशनरी इन नेचर हो कि मैं करूं या ना करूं, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनके अगेंस्ट भी ये रिट इश्यू नहीं की जा सकती। इसके अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, टू फॉरबिड, मना करना। ये हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को इश्यू की जा सकती है। ये सिर्फ प्रोहिबिट कौन करेगा, बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को, ठीक है, या फिर किसी ट्राइब्यूनल को, कि वो अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके मत बातें करें, अपनी लिमिट में रहें। ऐसे बोल सकता है, मान लो सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट को बोल दे, हाई कोर्ट किसी जुडिशियल कोर्ट को बोल दे, मतलब सुबॉर्डिनेट कोर्ट को बोल दे, तो जो रिट मैंडेमस है वो तो डायरेक्ट एक्टिविटी है, वो तो बोलता है कि ये काम करो, एक्टिविटी का मतलब काम करो। और जो रिट प्रोहिबिशन है वो है इन एक्टिविटी की, ये काम मत करो। एक्टिव कौन होता है कि काम करना है, वी कमांड, और इनएक्टिव ये काम नहीं करना है। प्रोहिबिशन सिर्फ दो ही बॉडी के अगेंस्ट की जा सकती है इसमें, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल, ये बात याद रखना। प्रोहिबिशन सिर्फ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल। और जो पब्लिक और प्राइवेट के अगेंस्ट कौन सी थी, हैबियस कॉर्पस। आगे चलते हैं। सरटेररी, कई लोग इसको करटेररी बोल देते हैं, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंसिएशन होगी। इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड, इन्फॉर्म करना। इन्फॉर्म हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कर सकता है कि आप ये केस हमें दे दो, हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, ये केस हमने ले लिया है, ये हमारा ऑर्डर है, हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। किसी लॉ में एरर आ जाए या कोई मतलब, जब मतलब कि हायर बॉडी लोअर बॉडी को इन्फॉर्म करे, ठीक है। प्रोहिबिशन क्या थी, सिर्फ ओनली प्रिवेंटिव, और जो सर्टेररी है वो क्या, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव भी। तो ये जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इन सब अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू की जा सकती है सर्टेररी, बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव, प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट के अगेंस्ट तो एक ही की जा सकती है, याद रखना। ये याद रखना, ये रिस्ट्रिक्शन है ना, ये पेपर में आती है। क्यो वारंटो, क्यो वारंटो का क्या मतलब है, बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी से यहाँ आए हैं, किसने आपको अथॉरिटी दिया है। कोई मान लो किसी ऑफिस में बोल जाए कि मैं यहाँ का हेड हूँ, किसने आपको अथॉरिटी दी है। तो हम किसी भी इलीगल पर्सन को, किसी भी ऑफिस को ऐसे वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी सारी जो रिट्स हैं वो जो इंटरेस्टेड पर्सन है वही वो फाइल कर सकता है, लेकिन ये जो रिट है, मान लो किसी ने गलत तरीके से नौकरी ले ली, तो कोई और भी फाइल कर सकता है कि ये गलत तरीके से इस जॉब पे चला गया, तो ये क्या है, क्यो वारंट। बट ये मिनिस्ट्री और प्राइवेट ऑफिस के लिए नहीं की जा सकती, लेकिन ये सबस्टेंटली पब्लिक ऑफिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिर इसके बारे में आगे चलते हैं। न्यूज क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज कर दिया हैबियस कॉर्पस का केस तो ईशा फाउंडेशन के अगेंस्ट था। ईशा फाउंडेशन सदगुरु जी की, ईडी की टीम ने विजिट किया मुद्दा ऑफिस को कर्नाटक में, ये स्कैम चल ही रहा है। पोस्को केस, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, प्रिंसिपल और वार्डन दोनों को इसमें क्या माना गया, कसूरवार माना गया, दोनों को इसमें कन्विक्टेड पाया गया है। ये न्यूज किसके बारे में है, इस न्यूज में बताया गया है कि जो हाईवे है, ए पेरिलियस हाईवे टू सैल्वेशन ऑफ द हिमालय, जो हम हिमालय में हाईवे बना रहे हैं वो कोई अच्छी चीज नहीं है, उसी की वजह से लैंडस्लाइड आते हैं, उसी की वजह से ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं। अब इन्होंने क्या बोला,
जो 900 किलोमीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा, टू लेन, चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट रिलीजियस टूरिज्म के लिए बना रहे हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? कैटा कैटा कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंस, उसके रिजल्ट होंगे कैटास्ट्रोफिक। ठीक है, क्यों? उससे क्या होगा? उससे बहुत सारी माउंटेन की जो इकोलॉजी है वो एंड अप हो जाएगी। तो ये बात किसने कही है? ये किसी आम इंसान ने नहीं कही, एक यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी है, उन्होंने कंफर्म किया है ये बात वहाँ के साइंटिस्टों ने, एक पेपर लिखा है। जो ये ऑल वेदर का हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो था तो अच्छा, हमने 1200 करोड़ रुपए भी लगा दिए, लेकिन इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने उसको क्या किया था, काफी अपोजिशन में थी उत्तराखंड में, लेकिन अब उसको ये बता रहे हैं कि वो कितना, मतलब कि कितना, मतलब कि नुकसान कर सकता है इकोलॉजिकली। डोमिनो इफेक्ट, डोमिनो क्या होता है? मान लो यहाँ पे एक बोतल ये रखी है, एक ये रखी है, एक ये रखी है, अगर हम इसको गिरा देंगे तो ये भी गिर जाएगी, ये भी गिर जाएगी। अगर ये एक दूसरे के सहारे रखी है, मान लो ये, अगर मैं इसको गिरा दूंगा नीचे वाले को तो ये अपने आप गिर जाएंगे। यानी कि एक चीज से बाकी चीजों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? दिस इज डोमिनो इम्पैक्ट। तो अब ये क्या बोल रहा है, जो ये पेपर है, जो इशू हुए हैं, जो ये स्टडी हुई है, तो ये क्या बोलते हैं? ये प्रेजेंट करती है क्या? रोड ब्लॉकिंग लैंडस्लाइड, जो लैंडस्लाइड हो रही है बार बार। लैंडस्लाइड क्या होता है? मान लो कोई ऐसे पहाड़ है, यहाँ से जमीन फिसल जाए और ये फिर रोड ब्लॉक हो जाएगा ना जो जा रहा था, दिस इज लैंडस्लाइड। तो अब ये क्या बोल रहा है कि जो ये पेपर प्रेजेंट करते हैं, इससे रोड ब्लॉकिंग लैंडस्लाइड हो सकती है ऋषिकेश और जोशीमठ के बीच में। वो कहाँ है? NH7 उत्तराखंड में। क्यों बोला है ये बात? क्यों? क्योंकि 300 से ज्यादा लैंडस्लाइड हो चुकी है 250 लॉन्ग किलोमीटर के कॉरिडोर में। तो exceptionally high rainfall between September and October 2022. The study identified 309 fully or partially road blocking landslide 247 किलोमीटर रोड, यानी कि पर किलोमीटर 1.25 लैंडस्लाइड हो रही है। कितनी ज्यादा लैंडस्लाइड हो रही है? अगर हम वेरिएबल्स को देखें, वेरिएबल क्या होते हैं? जो चेंज होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? एक जगह जो सेम रहे सबकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर जगह सेम रहे। तो जो स्लोप एंगल है, स्लोप एंगल कितना है लैंडस्लाइड का, रेनफॉल अमाउंट कितना है, लिथोलॉजी कितनी है, कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है, तो ये सारे, रोड वाइडनिंग कितनी है, तो उसका क्या इम्पैक्ट। जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रूव हो चुका है मेन कोज है लैंडस्लाइड का। मेन फैक्टर क्या है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, हाईवे बना दिए, इसकी वजह से लैंडस्लाइड डबल हो चुके हैं। चार धाम जो रोड है उसमें डेथ एंड एक्सीडेंट है वो डेली हो रही है, पिलग्रिमेज जो यात्राएं हैं उसके सीजन में। तो जो पहले एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई थी जो कि अनदेखी कर दी गई अथॉरिटी के द्वारा, वो क्या करती है? इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस की वजह से ही रोड जो चौड़े करने का काम चल रहा था, चौड़ाई बढ़ाने का, उसकी वजह से लैंडस्लाइड आई थी। तो ये बात उस कमेटी ने बोली। रिसर्च ने क्या प्रेडिक्ट किया है? जो समर मॉनसून है वो, जो लैंडस्लाइड है, जो फैटेलिटी है, वो उस टाइम पे ज्यादा नहीं है क्योंकि इस टाइम पे मानसून ज्यादा है। तो मेन चीज क्या बताया गया है कि
जो हम फास्टर और स्मूथर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो एक साइड तो हम सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्वायरमेंट के लिए वो कितनी डेंजर चीज साबित हो रही है, कितना वो नुकसान कर रही है। तो ये सारी बातें बस इसी को घुमा फिरा के बताई गई है कि कोई साइंटिफिक असेसमेंट नहीं हुआ इसमें, रोड चौड़े कर दिए गए, इकोलॉजी ये हुई, लोकल इशू को, मतलब लोकल जो पॉपुलेशन थी उसको प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो मेकिंग फील गुड स्पीसीज ऑन क्लाइमेट चेंज, अच्छे स्पीच तो हम दे देते हैं क्लाइमेट चेंज पे कोप की मीटिंग में, while implementing disaster prone infrastructure in the country most fragile area prove a double standard, मतलब बोलें कुछ और अंदर से कुछ और, इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड। हिमालय फेस मल्टी फेस्ड इन्वायरमेंटल चैलेंज, इतना इन्वायरमेंटल चैलेंज हिमालय फेस कर रहा है। सस्टेनेबल पाथवे के थ्रू यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्केल डाउन करना चाहिए जो मॉसी कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है उनको, जिसमें डैम्स हैं, ठीक है, और इकोलॉजी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मेन बात। इसराइल वर्सेस जो यूएन का वार हो रहा है, इसराइल ने यूएन के जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सॉरी, एंटीनो गुटेरस, अपनी कंट्री में बैन कर दिया, इसराइल ने स्टार्ट किया। उसके बाद क्या किया, इसराइल ने यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स थी उसके ऊपर भी अटैक कर दिया। तो इसमें बहुत सारी कंट्री ने उसका विरोध किया था, एक लेटर साइन किया था 104 कंट्री ने, लेकिन इंडिया ने ये भी साइन नहीं किया था। इंडिया इसराइल के साथ कुछ पक्की दोस्ती दिखा रहा है आजकल, तो इंडिया ने एब्सटेन कर दिया था। एब्सटेन का मतलब है निकलना, छोड़ना। स्टार्टिंग किसने की थी, चिल्ली नाम की कंट्री में, चाइल्ड। तो ईरान एम्बेसी में बम भी किया था इजराइल ने, वही सारी बातें इसमें बता रहा था। तो जो यूएन सेक्रेटरी जनरल का जो ऑफिस होता है ना, वो आर्टिकल 100 के यूएन चार्टर में सबका रिस्पेक्ट किया जाता है। तो गिविंग इंडिया क्लोज बायलैटरल टाई विद इजराइल, some in government might see abstention from comment as exercise of real politics restraint when it comes to the importance of UN-based international rule and order global, there can be no half measures. काफी इम्पोर्टेंट है, तो इजराइल ले सीखते हैं इसको भी। मैप में ले चलते हैं अभी आपको। हाँ, इजराइल, ये इजराइल है, इसने सबकी नाक में दम कर रखा है। असली इशू पता है क्या, ये सारा पंगा हो गया, ये सारा पंगा हो रहा है इस ट्रेड रूट पे कंट्रोल करने में। मेडिटेरियन सी से जितना भी ट्रेड आएगा, क्योंकि यहाँ से एशिया में भी ट्रेड होता है सर, और यहाँ से ही अफ्रीका में भी होता है, अमेरिका में भी होता है। तो मेन है ये ट्रेड रूट, मेडिटेरियन सी, ठीक है। और इस ट्रेड रूट पे कौन कब्जा करना चाहता है, यूएसए। और यूएसए खुद तो अब बैठ नहीं सकता, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, इजराइल है। मेन चीज बस यही है। साहिल कंट्री दिखा देते हैं आपको छोटी सी प्यारी सी, ये कंट्री है चाइना, ठीक है। ये अर्जेंटीना है, ये पैराग्वे है, बोलिविया और पैराग्वे लैंड लॉक कंट्री है। ये बड़ा अच्छा, फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है। ये अर्जेंटीना का है। वैसे यूके अपनी टेरिटरीज को मानता है, और ब्राजील के साथ दो कंट्रियां जो पसंद करती है, वो इक्वेडोर, ई और सी साइड, बाकी सारी कंट्री, ब्राजील यहाँ सबसे बड़ी कंट्री है। फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम और गुयाना, फ्रेंच गुयाना और गुयाना के बीच में क्या है, सूरीनेम। पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, डोंकी मारनी है मान लो किसी को, पनामा गया, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरस,
ग्वाटेमाला, फिर सीधा ब्राजील। डंकी का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, शायद पता भी होगा। तो ये काम है। फोरकास्टिंग बैटरी इन इंडिया, कम रेन और सन। मॉनसून जो सीजन है इस बार इंडिया में वन ऑफ द वर्स्ट, ठीक है, क्योंकि जो दोबारा से मॉनसून आया ना लौट के, उससे फ्लडिंग आ गई बहुत जगह। एक स्टडी हुई थी, CEEW, काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, 40% जो डिस्ट्रिक्ट इंडिया वो क्लाइमेट हैजर्ड्स की फ्लो जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर, मीन्स फ्लड प्रोन रीजन आर ऑल्सो फेसिंग ड्रोट ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। एक टाइम पे तो फ्लड आ रही है, एक टाइम पे फिर वो सूख भी जा रहे हैं सेपरेटली इसी तरह से। 40 ईयर ऑफ रेनफॉल डाटा बाय CEEW क्या दिखाता है, that there has been an increase of up to 64% in heavy rainfall days during monsoon over the last decade। मॉनसून भी ज्यादा आ रही है जब आ रही है और सूखा भी ज्यादा पड़ रहा है। अब इतना ज्यादा एक्सट्रीम वेदर हो रहा है तो उसके लिए बेटर फोरकास्टिंग की तो जरूरत होगी ही ना, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 2/3, ये GS1 से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं और DN डिजास्टर मैनेजमेंट GS3 से भी, दोनों का टॉपिक है। 2/3 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो फ्लड रिस्क से काफी अफेक्टेड है। अर्ली वार्निंग सिस्टम का फायदा 1/3 को ही होता है। तो साइक्लोन है, साइक्लोन प्रोन एरिया को हम करते हैं। इट इज एविडेंट दैट इंडिया मस्ट इन्वेस्ट इन एनहांसिंग वेदर फोरकास्टिंग एंड ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, हमें लेके आना चाहिए। हमारा एक वो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था मिशन मौसम, जो कि अप्रूव किया गया। वो फोकस किस पे करता है, ऑब्जर्वेशन पे इम्प्रूव करना है, टेक्निक अच्छी लेके आनी है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, IMD जो है, NCMRWF, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल, IITM, ठीक है, इसका ये तीनों ने मिलकर बनाया है। तो मिशन मौसम तीनों के अंडर में काम करेगा। तो 2000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट होंगे, ये हमें पहले ही पता चल जाए कि क्या होने वाला है, सो दैट हम क्या कर सकें, प्रिपरेशन रख सकें। लिमिटेड डाटा एक्सेस है, राडर जो कवरेज है, डाटा एक्सेस कम है और गैप है रडार कवरेज में। फर्स्ट प्रायोरिटाइज इंस्टॉलिंग वेदर ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म ऑन वेस्टर्न कोस्ट। सबसे पहले हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि वेस्टर्न कोस्ट पे हमने ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म लगाए हुए हैं अर्बन सिटी में। इंडिया में 39 डॉपलर वेदर राडार मॉनिटर करने के लिए रेनफॉल को, जो कि कवर करते हैं 250 किलोमीटर की रेडियस। कितने हैं, 39, 250 की रेडियस को कवर करते हैं रडार। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए तो फोरकास्ट प्रोवाइड कर देते हैं फ्यू मिनट से फ्यू आवर के लिए एक्सट्रीम इवेंट में। हिमालय स्टेट में कितने लगे होंगे, 9। ईस्टर्न कोस्ट पे कितने हैं, 8। 17 कितने हैं अलग अलग सिटीज, और बाकी 5 कहाँ है, वेस्ट कोस्ट। लेकिन आजकल जो साइक्लोन है वो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, बट वेस्ट कोस्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 ही लगेंगे। जैसे जो की सिटीज है, जैसे अहमदाबाद, बेंगलोर, जोधपुर, जिसमें रिपीटेड फ्लडिंग आती है, वहां पे एक भी रडार नहीं आता। तो जो मिशन मौसम है हमने स्टार्ट किया, उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए इंस्टॉलेशन ऑफ वेदर राडार, other observation platform in area that have not covered yet which face growing climate risk। सबसे पहले तो वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा रडार लगाओ। दूसरा क्या, वेदर का जो डाटा है उसको ओपनली, जो वेदर कैसा है, रिसर्चर के लिए उसको अवेलेबल कराओ, सो दैट एंटरप्रेन्योर हैं उसको अच्छे से यूज कर सके। ट्रेंड का पता चले कि क्या हो, कैसा चल रहा है इंडिया में, कब से क्या, ठीक है। तो लोकल वार्मिंग के टूल में भी इसको यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो यूनाइटेड स्टेट है, वहाँ पे क्या ओपन डाटा अवेलेबल, एनालाइज किया जाता है टूल्स का अलग अलग। UK, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, उनका वेदर फोरकास्टिंग डाटा कोई भी चेक कर सकता है। बट जो IMD है वो अपने पोर्टल पे ही है और रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है इसमें डाटा।
डाटा जो पोर्टल है वो फ्री नहीं है अवेलेबल रिसर्चर के लिए, तो ये भी एक मिशन मौसम को एस्टेब्लिश करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डाटा जो जनरेट किया जाता है न्यू इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वेदर राडार विंड रेडियोमीटर ये सारे उसके ही इंस्ट्रूमेंट। थर्ड क्या है इंपॉर्टेंट चीज, रीचिंग आउट टू यूज, इंप्रूव करना चाहिए कम्युनिकेशन टूल, वेदर वार्निंग एनहांस यूजर कैपेसिटी, IMD है वार्निंग जो इंफॉर्मेशन देती है उसको और ज्यादा लोगों तक जल्दी पहुंचे, वेब एप्लीकेशन अच्छे से काम करे, डिस्ट्रिक्ट वाइज अच्छे से हो, मतलब क्विक क्विक पहुंचे डाटा की जो फोरकास्ट है। तो और ज्यादा इसको क्या करना चाहिए, हमें इम्प्रूव करना चाहिए। मिशन जो मौसम है इज ए टाइमली मूव बाय ह्यूमन करना, टाइम से हमने ये डिसीजन ले लिया, ये हमारा जो वेदर का डाटा है, क्योंकि इससे काफी नुकसान बच सकते हैं। इससे क्या होगा, हम इंडिया को काफी ज्यादा फायदा होगा, और ये जो क्रिटिकल वेदर है इसकी जो समस्या है और लाइवलीहुड है इनको बचाया जा सकता है। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं, इसके ऊपर आर्टिकल आएगा, फेट ऑफ नेशंस। जितने ज्यादा इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगा, उतने ही ज्यादा, इसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला है, उतने ही ज्यादा जो नेशंस हैं वो डेवलप हैं। ठीक है, ये किस किस को मिला है, ए जे आर एकमोंगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन। तो अगर क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन अच्छी है किसी भी कंट्री में तो वो डाउन कर सकते हैं पाथ ऑफ प्रोस्पेरिटी या पुअर्टी को कम कर सकते हैं। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये इंस्टीट्यूशनलिज्म एक अप्रोच होती है, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म अलग है। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सिर्फ लिमिटेड ऑटोक्रेसी के यहाँ तक पहुंच सकती है। यूक्रेन में अनसर्टेनिटी है जैसे, मोदी जी ब्रिक्स के लिए विजिट करेंगे तो ब्रिक्स न्यूज में रहेगा, ब्रिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं कोई। तमिलनाडु के गवर्नर की बात हमने कर ली थी। हाउस पैनल टू डेलीब्रेट ऑन इंडियन रेडीनेस टू डील विद नॉन काइनेटिक वारफेयर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कीवर्ड है इंटरनल सिक्योरिटी, TF3। इंडियन जो फोर्स आर्म फोर्स वो प्रिपेयर कर रही है हाइब्रिड वारफेयर की। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी पे डिफेंस किया है, इसमें इस बात पे भी काफी डिस्कशन है। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, राहुल गांधी। लीडर ऑफ अपोजिशन को 1969 में रिकॉग्नाइज किया गया, 1977 में इसको कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर माना गया। ठीक है, तो इन्होंने नॉन काइनेटिक वारफेयर पे काफी ज्यादा बात की। जैसे रसिया यूक्रेन इजराइल पैलेस्टीन वहाँ पे जो वार चल रहा है उनको जो मैसेज है, जो आज फ्यूचर के वॉर होंगे वो इसके बेस पर नॉन काइनेटिक। देखो अभी ये बताते हैं काइनेटिक वारफेयर क्या होता है, मिलिट्री जब वेपन के साथ में। नॉन काइनेटिक वारफेयर क्या होता है, इवॉल्विंग कंसेप्ट, मिलिट्री टैक्टिक्स की बजाय इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर हो गया, कोई साइट हैक कर ली, इंफॉर्मेशन चुरा ली, साइकोलॉजिकल वार हो गया, इकोनॉमिक का वार हो गया, टेंशन लगा दी, ये भी सारे नॉन काइनेटिक वारफेयर। नॉन मिलिट्री स्टेक होल्डर के साथ बात कर ली, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कर ली। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं नॉन काइनेटिक। काउंटर ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है, आर्म फोर्स है, वो काफी ज्यादा काइनेटिक और नॉन काइनेटिक के लिए न्यूट्रलाइज ड्रोन और ड्रोन स्वाम्स की काफी बात कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर बात हुई है, तो इंडिया को भी LAC पे इसका ध्यान रखना चाहिए। इंडिया 850 मिलियन से ज्यादा लोगों को क्या खिलाता है, खाना खिलाता है। परनीशियस फोर्स मिलेनियम इंडिया ह्यूमन राइट रिकॉर्ड, कोविड-19 के टाइम से इंडिया काफी ज्यादा जो पैसे हैं वो गरीब लोगों को बांट रहा है खाने के लिए। तो प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने क्या बोला है, 31st फाउंडेशन का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फ्राइडे। ठीक है, तो जो रिपोर्ट आई है इंडिया का जो रैंक आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो इन्होंने बोला है कि ये सही नहीं है।
ठीक है। ये रिकॉर्ड खराब है, अनमैच्ड है। ठीक है, इंडिया बहुत आगे है बाकी सारे नेशन से। तो इंडिया की जो पोजीशन है वो भी काफी अच्छी है। एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स मिशन, 1993 में बोला था, स्टेटरी बॉडी है। नेशनल ह्यूमन यूएन की डिक्लेरेशन 1948 में। कितने मेंबर होते हैं? 6, और एक चेयरमैन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शो मोटो एक्शन ले सकता है। टेन्योर 3 या 70 साल। नेशनल लर्निंग वीक, नेशनल लर्निंग वीक प्राइम मिनिस्टर जी लॉन्च करेंगे। कर्मयोगी सप्ताह। ठीक है। क्रैश इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं ये। कर्मयोगी वही है। बिना मिला अमेंडमेंट के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को याद किया खुद के ही। तो ये पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोग पढ़ सकते हो। आरबीआई चीफ ने क्या बोला है? इंटरेस्ट रेट से क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कट करेंगे बैंक, तो लोग ज्यादा पैसे लेंगे, पैसे लेंगे तो मार्केट में लगाएंगे, मार्केट में लगाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा मतलब एनकरेजमेंट होगा, ग्रोथ होगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमने डिस्कस कर लिया। नॉर्थ कोरिया बोला कि हम रशिया के पास ट्रूप भेज देंगे, हम दोनों भाई बहन हैं। तो आज काफ़ी हमने डिस्कस किया। कल से हम जीएस मेंस वाइज डोज डिस्कशन के लास्ट में रखा जाएंगे। और पीएसआईआर डोज 5 मिनट, 5 मिनट पीएसआईआर के लिए और 5 मिनट जीएस मेंस के लिए। वैसे इन न्यूज में आपका आ जाता है वो भी, लेकिन फिर भी अलग से रखा जाएगा। थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट।